आश्रय का मतलब है जहां पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं आश्रय, और जिस सदस्य का हम हिस्सा हैं उसको बोलते हैं परिवार। हर समाज के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, परिवार भी अलग अलग होते हैं। कोई संयुक्त परिवार है तो कोई एकल परिवार है। एकल परिवार का उदाहरण है जहां माता पिता बच्चे और कुछ सदस्य के मेंबर होते हैं जो अपने हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सारे लोग होते हैं, वो संयुक्त परिवार के उदाहरण है। आश्रय उसके संबंध से भी जोड़ के देखा जाता है, जैसे जंगलों में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं, जंगल उसका आश्रय है और उसको नाम भी मिल गया जंगली जानवर। घरों में रहने वाले जानवर को घर में रहने के कारण उसको कहते हैं पालतू, जिसको पाला जा सकता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे अलग अलग चीजें। आश्रय, जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। जहाँ जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आश्रय, और जहाँ इंसान रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवास। तो आश्रय और आवास। तो जहां मनुष्य रहते हैं उसको कहते हैं आवास, और जहां जानवर रहते हैं आश्रय। तो आवास आश्रय सामान्य रूप से क्या हो गए, एक ही हो गए। अलग अलग जीवों का आश्रय क्या होता है, अलग अलग होता है। आश्रय मतलब ठिकाना। तो अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। हम लोग जहां रहते हैं हमारा जो आश्रय है वो है आवास। आगे देखो, जानवरों का आश्रय। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव जैसे कुत्ता बिल्ली छिपकली मच्छर मकड़ी चूहा चींटी, ये सारे क्या है, मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव। और ये है सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी, अब यहाँ पे बहुत चीजें लोग सोचता है इंसान एक सामाजिक प्राणी है। चींटी क्या है, सामाजिक प्राणी। चूहा क्या है, सामाजिक प्राणी। जो समाज में रहता हो उसको बोलते हैं सामाजिक प्राणी। दूसरा, जो अपने परिवार के साथ रहता हो, जिसकी अपनी एक समाज हो जिसका, उसको हम बोलते हैं सामाजिक प्राणी। हाथी का भी अपना समाज होता है, कुत्तों का भी अपना समाज होता है। तो जीव क्या है, सामान्य रूप से सामाजिक प्राणी। उसी का एक हिस्सा है इंसान। इंसान भी क्या है, सामाजिक प्राणी। तो बहुत लोगों को यहाँ भी दिक्कत हो जाता है कि सामाजिक प्राणी मतलब क्या है, जो समाज के नियमों के हिसाब से चलता हो। जैसे हथनी क्या करती है, पूरे हाथी झुंड का संरक्षण करती है, पढ़े हो। तो हथनी सामाजिक प्राणी है, तभी तो उसके नियम हैं। वैसे इंसानों के भी नियम हैं। तो हम लोग जीव क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी, जिसके अंदर फीलिंग है। जंगल में रहने वाले जीव, शेर हाथी, ये सारे चीजें क्या हैं, जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं, और जिसको हम पालतू पशु नहीं बना सकते। तो पालतू पशु क्या होता है, जिसको हम पाल सकते हैं। बेसिक बातें, फिर आगे जाएंगे इजी टू मॉडरेट। पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली डॉल्फिन व्हेल बत्तख सांप मेंढक मगरमच्छ कछुआ, ये सारे पानी में रहने वाले जीव हैं। तो यहाँ हमको ये पता चला कि जीव के कई आवास होते हैं, कई आश्रय होते हैं। जहाँ वो रहता है, जहाँ वो कंफर्टेबल है, उसको बोलते हैं आश्रय। तो धरती पर जो जीव हैं, सभी जीवों के एक समान आश्रय होंगे क्या, नहीं होंगे। तो कोई जीव पानी में रहता है, कोई जीव जंगलों में रहता है, कोई जीव घरों में रहता है। तो प्रत्येक जीव का आश्रय एक समान नहीं होगा। एक चीज है, प्रत्येक जीव का आवास एक समान होगा, नहीं होगा। किसी के घोंसले लटके हुए होते हैं तो किसी कोई ताड़ के खोल में बनाता है, कोई जमीन की गहराई करके बनाता है, तो कोई मकान बना लेता है। तो ना तो इसका आश्रय समान होगा, ना ही आवास समान होगा। अब देखो, जमीन पर रहने वाले जीव, जमीन पर रहने वाले जीव हो गए। ये सारी चीजें आप जानते हो, कॉमन सेंस आपका आपके साथ जाएगा। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस गधा घोड़ा, ये सब जमीन पर रहते हैं। कुछ जीव पानी में रहने वाले जीव हो गए। तो जो जीव पानी में रहते हैं उसका आश्रय पानी हो गया, जो जीव जमीन पर रहते हैं उसका आश्रय जमीन हो गया। लेकिन जमीन पर रहने वाले जीव कुछ जंगल में रहते हैं, कुछ घरों में रहते हैं, तो इसलिए उसमें भी अंतर हो गया वैरायटी के आधार पर। आगे है समूह में रहने वाले जीव। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ततैया दीमक चींटी मधुमक्खी। समूह में रहने वाले जो झुंड में, यानी वो क्या होते हैं, अपना सिग्नल के हिसाब से। जैसे एक दिन बताए थे, बिरनी झुंड में होती है, मधुमक्खी झुंड में होती है, चींटी झुंड में होती है। इंसान झुंड में होता है क्या, नहीं होता, ततैया बिरनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये सारी चीजें झुंड में रहती है। तो वहां कहता है कि निम्नलिखित में से झुंड में नहीं रहने वाले जीव हैं। तो बहुत सारे जीव हैं जो झुंड में नहीं रहते,
बहुत सारी जीव है जो झुंड में रहती है, जैसे मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक, ये सब क्या होती है, एक झुंड के साथ चलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है। आगे आप देखते हैं क्वेश्चन, उभयचर क्या होता है? उभयचर उसको बोलते हैं जो दो चरों पर जीवन यापन करता हो। एक से अधिक चर मतलब क्या होता है कि मतलब स्थान, यानी एक ऐसा जीव जो एक से अधिक स्थानों पर जीवन यापन करने में सक्षम हो, उसको बोलते हैं उभयचर। ये कोई जरूरी नहीं है कि जमीन या पानी में हो, बच्चा रट के बैठ जाता है जमीन या पानी। एक मतलब हमारे पास क्या है, जमीन है, पानी है, आकाश है, ऐसे ही तो है ना बटा हुआ। जो एक परिवेश से दूसरे परिवेश में भी जीवन यापन करने में सक्षम हो, उसको उभयचर बोलते हैं। बहुत बच्चा रट लेता है मेंढक यानी उभयचर। वो सारे जीव जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जीवन यापन करने में सक्षम हो या खुद को वैसा अनुकूलित कर चुका हो, उभयचर है। जैसे घड़ियाल उभयचर है, मगरमच्छ उभयचर है, कछुआ उभयचर है। मछली उभयचर है क्या? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उभयचर क्या हो गया? जो जीव पानी और जमीन पे रहते हो उन्हें उभयचर कहते हैं। और हम कहते हैं जो जीव एक से अधिक जगह पे रह सकता हो उसको उभयचर बोलते हैं। ये देख लो, सांप, मेंढक, मगरमच्छ, आपको जितना समझ में आए सब भर दो। बाकी यार नहीं, मतलब ये बोला हम, देखो ऐसा ये बोला हम इससे संतुष्ट हैं। छिपकली ये सोचा जमीन पे भी रहती है, दीवार पे भी रहती है, घर में भी रहती है, कुछ तो सोचे ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास हमारे मंडल कितने हैं यहाँ पे, पहले ये समझ लो हमारी धरती के 3 मंडल है, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। तो यही की बात न कर रहे हैं हम, स्थल, जल और वायु। तो ये सब उभयचर पानी और सूखा 2 जगह पर रहेगा। आगे चलें कि उभयचर क्या है। पहला इंपॉर्टेंट 2 ही है, समूह में रहने वाले जीवों पर तो सब जानते ही हो कि जंगल में रहने वाला जंगली, जमीन पे रहने वाला अलग हो जाएगा, पानी में रहने वाला अलग हो जाएगा, कुछ उभयचर होगा। झुंड में रहने वाले ये सब हो गए, मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक। और उभयचर जो जीव पानी और जमीन दोनों पे रहता हो उभयचर है। आगे देखते हैं हम पक्षियों के घोंसले। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने क्या करते हैं, आश्रय को विशेष बना देते हैं। जैसे इंसान एक समाज में रहता है पर घर बना के रहता है, हमारी ये विशेषताएं। कुछ पक्षियां क्या करती है कि अपना एक क्षेत्र चुनती है मगर घोंसले बना के रहती है, यानी उसके जो आश्रय हैं वो उसके हिसाब से है। यानी हमारा जो आश्रय है, जहां हम रुकते हैं, जहां हम विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, उसी को तो आश्रय कहते हैं। आश्रय भवन, सामुदायिक भवन सरकार बनाती है, जिसको पुराने जमाने में सराय कहा जाता था। तो यहाँ पे आश्रय क्या है, जहां हम रुकते हो, आराम करते हो। तो पक्षियों के घोंसले उसका आश्रय है। तो निम्नलिखित में से आश्रय के उदाहरण है घोंसला, घर, ये दोनों क्या हो गए, आश्रय हो गए ना। आश्रय को आवास बोल सकते हैं, लेकिन आवास का इस्तेमाल हम मानव समुदाय के आश्रय से करते हैं। आवास भी हो गया ना, घर को तो आवास ही बोलते हैं ना, लेकिन आश्रय का मिसाल है कि हम किसी के आवास को घोंसला इस्तेमाल करते हैं। जिसमें पक्षी रहता है उसके आवास को घोंसला बोलते हैं, जहां इंसान रहता है उसके आवास को घर बोलते हैं। तो हो गया ना, अलग अलग हो गए ना। तो ही हो गया, जैसे मुर्गी के बच्चा को चूजा बोलते हैं, बकरी के बच्चा को मेमना बोलते हैं, तो शब्द अलग हो गए। आदमी के बच्चा को क्या बोलते हैं? आदमी के बच्चा को नहीं, वो तो कुत्ता के बच्चा को, आदमी के बच्चा को क्या बोलते हैं? पूछ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। खैर छोड़ो, यहाँ आ जाओ। तो हम एक शब्द सबके लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के लिए घोंसले एक जैसे नहीं होते, बेसिक सी बात। अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जो अंडा देने के बाद छोड़ देते हैं घोंसले को, लेकिन कुछ उसको रखते हैं, बाद में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट बना, पक्षी अपना घोंसला क्या करती है, खुद बनाती है। पक्षी घोंसला खुद बनाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी पक्षियां जो घोंसला नहीं बनाती। आगे जाएंगे तब।
तो अपना पक्षी अपना घोंसला खुद बनाती है। पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते, क्योंकि यहां आप देख सकते हो वो सारे घोंसले, देख रहे हो घोंसले के प्रकार कितने अलग अलग हो गए। किसी के कैसे घोंसले, किसी के मट्टियों में घोंसले, किसी के पर्वतों में घोंसले, किसी का लटकता हुआ घोंसला। क्वेश्चन आ जाता है कल चिड़िया पाखता अलग अलग चीजों से। यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो सबके सही हो जाते हैं, या तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये बेसिक हो गया। अब पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं, वे उड़ना शुरू कर देते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देती है, क्योंकि पक्षी अपने घोंसले का हमेशा इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि पक्षी अपने घोंसले का इसलिए इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वो क्या करती है कि अपना घोंसला वहीं बनाती है जहां सीजनेबल फूड उसको मिल सके। तो वो अपने बच्चे को वहीं सिक्योर करती है जहां क्या हो, मैदानी इलाका हो, धान उनकी खेती होती हो, जहां से वो कीड़े मकोड़े को कलेक्ट कर सके। लेकिन क्या होती है, हमारे यहाँ खेती का प्रकार अलग अलग है। रबी फसल है, जायद फसल है, खरीफ फसल है, तो बीच बीच में समय क्या हो जाता है, रुक सा जाता है। तो ये पक्षियां शहरों गांवों की ओर पलायन कर जाती। अब इतनी लंबी यात्रा करके अपने घर तक कैसे जाएगी वापस, इसलिए ये अपना आश्रय आसपास के ही क्षेत्र को बनाती है और लंबी लंबी यात्रा करती है अपने खाने के तलाश में। और कुदरत का ये उसूल है कि ये सामान्य रूप से उसी टाइम पे अंडे देती है जब इंतजाम हो जाता है। धान का समय हो, कीड़े फतिंगे हो, तो उस टाइम पे ये अपना घोंसला बनाती है वन विहार में। और अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिया, बस वो अपना फिरार। आगे देखो पक्षी और उनके घोंसले की विशेषता। कल चिड़िया अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। ये हो गई कल चिड़िया। कल चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, जमीन पर पत्थरों के बीच में, यानी पहाड़ी क्षेत्र में। कल चिड़िया का ये हो गया कि कल चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, जमीन पर। जुलाही चिड़िया जिसको बोलते हैं बीवर बर्ड्स, बीवर पक्षी सुने, इसी को बोलते हैं जुलाही चिड़िया। लालटेन की तरह होता है जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है, मादा उसको सेलेक्ट करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर पक्षी 4-5 घोंसला बनाती है, फिर मादा का एंट्री होता है, बोलता है बताओ तुमको पसंद आया तो बोलती है हाँ ये आया। तब वही घोंसला, मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, बीवर पक्षी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नर बनाता है घोंसला, और आज़ादी होती है किसको, मादा को घर सेलेक्ट करने की। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना है, जिसको बोलते हैं जुलाही चिड़िया या बीवर बर्ड्स। अरे मादा को सम्मान दिया जाता है कि नहीं, अब तो यही तो लिखे हुआ ही है ना। दो सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस लंबा, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत आसान लगेगी। जुलाही चिड़िया बीवर बर्ड, ये अपना घोंसला टहनियों पर लटकता हुआ बनाती है। ये देख लो यहाँ पे, और इसका जो घोंसला है, इसीलिए सबसे बेहतरीन कारीगरी का घोंसला बीवर बर्ड ही बनाती है। जब उसके घोंसले को देखोगे ना, लगेगा क्या कि कौन मशीन से तराशा गया हो इसको। उतनी बारीक चीजों को इतना सेफ बनाती है, इतना सेफ्टी से बनाती है कि आपको लगेगा अपने घर लेके चले जाए, टांग दे। बहुत बच्चा ऐसा करता भी है, गाछ पे चढ़ के उतार लेता है। ताड़ गाछ पे ये नहीं लगाती है। अरे टहनियों पे लगाती है ये। अच्छा चलो हम नहीं देखे हैं, बात करते। चलो यहाँ देखो, कटफोड़वा एवं बसंत गौरी। ये देखो कटफोड़वा, हाँ गाछ को जो तड़ खोदिया, अरे समझो। अच्छा ये नहीं, लेडीज नाम हो गया ना, इसको तड़ खोदवा भी बोल सकते हैं कि क्योंकि महिला समाज को दिक्कत ना हो। यहाँ देखो, कटफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। तो दर्जन की विशेषता है 2 पत्तों को आपस में जोड़ के उसमें घोंसला बनाती है, बड़े पत्तों को। और ये लोग क्या करती है, गाछ में खोल करके बनाती है। बीवर पक्षी क्या करती है, नर बनाता है, मादा सेलेक्ट करती है। और ऊपर देखे हम लोग कल चिड़िया, कल चिड़िया में क्या देखे, पत्थरों के बीच जमीन पे घोंसला बनाती है। 4-5 पॉइंट हो गया। कबूतर और गोरैया घरों में घोंसला बनाती है।
जहाँ पे उसको मतलब जगह मिल जाए वहाँ घोंसला बनाती है। कौवा और कोयल, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौवा, और इसका घोंसला जो होता है ना मतलब अनमैच्योर होता है। ऐसा घोंसला, इधर बत्ती इधर अनमुनियन तार, बिना मतलब का घोंसला अगर किसी का होता है तो वो है कौवा। देख रहे हो, अनकंफर्टेबल घोंसला ये इसलिए बनाता है ताकि इसके घोंसले में कोई बैठे ना। और अनकंफर्टेबल घोंसला, और सबसे अनकंफर्टेबल घोंसला इसी का होता है, इधर से उधर, बस जल्दी सेक साक के खत्म। अपना घोंसला नहीं बनाती कोयल, ये कौवे के घोंसले में डाल देती है, उसी में अंडा दे देती है कोयल। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवा बनाता है तो किसी काम का नहीं बनाता। कौवा के घोंसले क्या होते हैं, ऊंचाई पे डाल पे बने हुए होते हैं। यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन बन गया कि ये कि कौवा के घोंसला में कोयल अपना अंडा देती है। प्रैक्टिस कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर है काम हो जाएगा। पाकथा, ये पाकथा क्या करती है, इसका सबसे ज्यादा सेफेस्ट घोंसला होता है। यहां देखो कबूतर, देखे हो जंगली, तो यहां पे क्या है कि ये जो होती है सबसे सेफ घोंसला प्राकृतिक रूप से सेलेक्ट करके अगर बनाती है तो ये होती है यही पाकथा। ये कांटों के बीच बनाती है, किसके घोंसले को कोई आदमी या मानव हस्तक्षेप से सुरक्षित रहे। तो झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है प्राय, या अपना घोंसला कांटों के बीच बनाती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि पाकथा अपना घोंसला प्राय कांटों के बीच बनाती है, यानी कांटों के बीच प्राय अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाती है, पाकथा। अब है शुतुरमुर्ग, जमीन को थोड़ा सा खोदकर घोंसला बनाती है, अंडे देती है। धरती की सबसे तेज दौड़ने वाली और बड़ी प्रजाति की जो है पक्षी वो है शुतुरमुर्ग। अब है मोरनी, या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों के नीचे डालियों पे बनाती है। जो पॉइंट, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, और ये देखो इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करता है। चील में ये विशेषताएं हैं कि चील का बनाया हुआ घोंसला अन्य कोई भी पक्षी इस्तेमाल में नहीं लाता, क्योंकि चील है। क्योंकि चील में अगर घोंसला में अंडा दिए तो वो चील का खुराक हो जाएगा। तो चील क्या करता है, अपने घोंसले को साल दर साल यूज करता है जब तक वो खराब ना हो जाए। और चील का घोंसला सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है, क्योंकि चील खुद एक बड़ी साइज का होता है, और एक ही है पक्षी जो अपने को साल दर साल यूज करता है, बाद बाकी सब अंडा देने के बाद घोंसला छोड़ देता है। चील क्या करता है, साल दर साल उसको यूज करता है। चील लंबी उड़ान भर सकता है, और किसी खास एरिया में चील सरवाइव करता है। पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बनाता है, इसको टल्लू कहते हैं। और ये टल्लू क्या होती है, नुकीली सी चोंच वाला संरचनाओं वाला होता है, बगुला जैसा ही है। तो वहां पे यूज किया जाता है इसके लिए एक शब्द टल्लू। कटफोड़वा, पाकथा और टल्लू, 3 नाम हो गया यहाँ पे। 1-2 बार देखोगे ना काम हो जाएगा। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है, खोखले में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान इलाकों में। ये एनसीईआरटी की बातें थी, हम यहाँ पे बात कर दी। आप समझो या मेरे से समझो, बात बराबर है, इसमें लिखी हुई है, बच्चों वाली बात है। हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हाँ बोलो ना। हाँ, नीलकंठ होता है, एक पक्षी होता है, वो भी ताड़ के खोल में ही बनाता है। अरे नीलकंठ नीली नीली होती है, वही ना नीलकंठ। गोली मारो, आ गया ना, नहीं बनाना। यहां देखो मनुष्य का आसरा, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लो। हम लोग जानवरों का आसरा अलग अलग देखे, पाकथा देखे, कल चिड़िया देखे। वहां से क्वेश्चन अगर बन गया ना तो बेसिक से वहीं से बनते हैं, और आपको इतना ज़्यादा हिंट मिलता है क्वेश्चन में कि आप कर ले जाते हो। टाइम को ज़्यादा लॉस नहीं करना है। यहाँ पे चलो, मनुष्य का आसरा। आसरा 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। देखो अस्थाई आसरा और अस्थाई का मतलब क्या है, जिस चीज को चिड़िया अंडा देने के मतलब बच्चा के बाद छोड़ दे वो हो गया वो अस्थाई,
और इसको बार बार यूज करें उसको बोलते हैं अस्थाई। दूसरा, हम जिस घरों में रहते हैं उसको बोलते हैं स्थाई, और तंबू टेंट लगा के रहते हैं उसको बोलते हैं वो अस्थाई। आपको याद है चांगपा जनजाति के द्वारा जो टेंट बनाया जाता था क्या कहते थे? रेबो कहते थे। रेबो किसका बना हुआ था? याक के बाल का। कितना घंटा लगता था पश्मीना शॉल बनाने में? 250 घंटे। कितना मीटर की ऊंचाई पर? 5000 मीटर की ऊंचाई पर। चलो खैर थोड़ा बहुत याद है। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। जैसे ये देखो तंबू, क्या चिड़िया का जंगल अस्थाई ठिकाना है? नहीं है। दूसरा यहां देखो, अस्थाई आश्रय वह होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थाई रूप से रहता है, जैसे जंगल, जंगली जीव जंतुओं का अस्थाई आश्रय। अब यहां पे हो गया कि जंगल जंगली जीव का अस्थाई आश्रय, लेकिन मानव के द्वारा बनाए गए जंगल नहीं। चिड़ियाघर आश्रय होगा क्या? नहीं। यहाँ पे दो तरह की चीजें होती है, एक होता है चिड़ियाघर और एक होता है जंगल। तो चिड़ियाघर पक्षियों या जानवरों का अस्थाई आश्रय नहीं है, उसको मजबूर किया जाता है, पर जंगल चिड़िया और जानवरों का अस्थाई ठिकाना है। इसलिए चिड़ियाघर अस्थाई ठिकाना है क्या? नहीं है। जैसे तंबू इंसानों के लिए अस्थाई ठिकाना नहीं है, वैसे चिड़िया के लिए चिड़ियाघर अस्थाई ठिकाना नहीं है। घर मनुष्य का अस्थाई आश्रय है। अस्थाई आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहें, वो अस्थाई। यानी मनुष्य और जीव कुछ समय के लिए रहते हो, उसको बोलते हैं वो अस्थाई। जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए वो अस्थाई आश्रय है, तंबू टेंट मनुष्य का वो अस्थाई आश्रय है। और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि चिड़ियाघर पक्षियों का अस्थाई आश्रय, एक पॉइंट डाल दिया कहीं पर भी क्वेश्चन बनाते समय, तो अस्थाई आश्रय होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि चिड़ियाघर में चिड़िया क्या होती है कि स्वतंत्र नहीं होती। जैसे तंबू के घर में हम नहीं होते, आप नहीं होगे, क्योंकि आप अपने घर के साथ क्या होते हो, सारी चीज़ों से एडजस्ट होते हो, लंबा समय तक वहाँ आप रह सकते हो। मनुष्य के घरों के रूप समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी मनुष्य कच्चा घर, मिट्टी का घर बनाता है, तो कभी पक्का घर। तो यहाँ पे सवाल बन सकता है कि इंसान के घर कभी अस्थिर होते हैं क्या? नहीं होते। मनुष्य के घर एक समान होते हैं क्या? नहीं होते। कोई अपने घर में नुकनी दे दिया, वो उसकी विशेषता है। कोई अपने लुक दे दिया, ऐसे नोक जैसा बना दिया, कोई छज्जा निकाल दिया, तो वही हो गया कि घर एक समान होते हैं क्या? नहीं होते। तो वहां पे मनुष्य के घर एक समान नहीं होते, कॉमन सी बातें हैं। अब मनुष्य के घर एक समान क्यों नहीं होते? अब कोई आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि मनुष्य के घर समान नहीं होते तो क्यों नहीं होते? कोई तो कारण रहता होगा। इसलिए सब मनुष्य के घर एक समान नहीं रहते कि हमारी धरती विविधताओं से भरी हुई है। हर जगह की स्थिति एक जैसी नहीं है। कहीं पहाड़ है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं जमीन बराबर है। तो अलग अलग स्थिति में के कारण भौगोलिक स्थिति जो है वो विविध है। इसलिए हर जगह का जो घर है वो एक जैसा नहीं है। घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है भौगोलिक स्थिति। तो आप जहां रह रहे हो उसकी विशेषता क्या है? और अगर आप भौगोलिक स्थिति को देख के नहीं चलोगे तो आपका घर क्या हो जाएगा? भूकंप के से ग्रसित हो सकता है। घर टिकाऊ नहीं होगा। जगह पहाड़ी है या समतल, जगह गांव है या शहर, ये आपको सोचनी पड़ती है। दूसरा है जगह की जलवायु। अगर घर बना दिए टाइल से मार के जमीन एकदम, और रोज आती है बारिश, पूरा एक मंजिला तो डूबा ही रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में बांस के घर बनाते हैं। गल जाए सड़ जाए दिक्कत नहीं है। असम के पराया घर किसके बने हुए होते हैं? बांस, क्योंकि पानी क्या हो जाए, आराम से ससर जाए, बैरियर ना हो। और अगर आपका घर बना हुआ होगा तरी खूब बढ़िया से ईटा देके, तो क्या होगा, पूरा गांव पानी छेक के ही रख लेगा। तो यहाँ पे है कि जगह की जलवायु, बारिश ज्यादा होती है या कम, गर्मी ज्यादा पड़ती है या कम, ये सोचनी पड़ेगी आपको। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कटीले घर बनाए जाते हैं, कम दिखता है, घास पत्ती सारी चीज डाल दी जाती है ताकि वो हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती है, उसके अंदर गोबर की लेप चढ़ाई जाती है ताकि हीट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। पक्का का घर बना के वहां रहोगे तो मुश्किलें आएंगी। तो हर लोग क्या करता है, अपनी जलवायु के हिसाब से खुद को अनुकूलित करता है।
उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीजें। हम जो घर बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सस्ता क्या है। पर्वतीय क्षेत्र में पत्थर सस्ता है, पत्थर का घर दीवार बना लेते हैं। कहीं क्या होता है कि जो हम संसाधनों के हिसाब से बनाते हैं, जिन चीजों से घर बनाया जा रहा है वह चीजें बहुत उचित मात्रा में हैं, उसका दाम क्या है। हम अपने यहाँ बांस का घर बनाएंगे, महंगा पड़ जाएगा, जहाँ बांस सस्ता है वहाँ घर बना सकते। इसलिए संसाधनों की उपलब्धता भी घर के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आदमी अमीर है कि गरीब है, ये सारी चीजें भी क्या करती है, घर पर इफेक्ट डालती है। अब है कुछ घरों के बारे में हम लोग गोली के रफ्तार में बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मिट्टी का घर, ये हो गया मिट्टी के घर, ऊपर निर्वाह, फूस, ये सारी चीजें अवशेष, कृषि उत्पाद के अवशेष को डाला गया है। रंगोलियां बनाई गई है, गोबर से नीपा गया है, मोटी मोटी दीवारें हैं, पुराने जमाने में घर जो होता था। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर होते हैं। पहला मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्रायः गांवों में बनाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान। इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। अगली है, इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती है। कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे, क्योंकि वो होता है क्या, तीता होता है। इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे ना, फटे ना दीवारें। अगली, इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है। तो ये हो गए मिट्टी वाले घर की विशेषता। अब हो गए बांस या लकड़ी के घर। ये देखो बांस या लकड़ी के घर, बाढ़ आएगा नीचे नीचे चला जाएगा, और बांस और के घर बनाए जाते हैं असम में। इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। ये जमीन से 10-12 फुट ऊपर, ये बना हुआ है पॉइंट कि जमीन से कितना फुट ऊपर, 10 से 12 फुट ऊपर ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। तो पहला बांस का घर बनाया जाता है जमीन से कितना ऊपर, 10 से 12 फुट। भारत के असोम, जिसको पहले कहते थे असोम, आज कहते हैं असोम, जैसे राज्यों में अत्यधिक बारिश होती है वहां पर घर बनाए जाते हैं बांस के। देखेंगे कल, देख लेते हैं नीचे क्वेश्चन, मेरा दिमाग शॉर्ट कर जाएगा। कल आपको दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा। हम आपको 4 चैप्टर सीडीपी, 3 चैप्टर ईबीएस ये लगा के देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहला, 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के बीच बनाता है? शकरखोरा, कलचिड़िया, बया या फाख्ता? कैक्टस कहते हैं, आप सुने होंगे कांटेदार पौधे को कैक्टस, कांटेदार पौधे को कैक्टस। रेगिस्तानी क्षेत्रों में चतरका कांटा होता है ना, उसको कैक्टस ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि कांटेदार झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाती है? फाख्ता। अभी देखे थे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी आपको नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन क्वेश्चन देखो आया हुआ है कि कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हम भी आपको ये बताएं। एकल परिवार में जब दादा दादी नाना नानी जुड़ गया तो वो संयुक्त परिवार हो गया। आंसर देखो, ए, परिवार की परिभाषा गलत है। बी, रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है। सी, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। 4, परिवार की अवधारणाओं को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। क्या जाएगा? 4 ही जाएगा कि दो? अरे बोलने दो, ठीक है। देखो, या अगर रियल है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा 2 चीज़, मेरा ईगो बहुत स्ट्रांग है। काम करते हैं पैसों के लिए, ठीक है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ है फालतू स्टूडेंट नहीं चाहिए। भगा देंगे क्लास से, आपका डायरेक्टर भी नहीं लाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्टर ही पढ़ाएगा। क्योंकि जिस कोचिंग में काम करते हैं हम अपने हिसाब के उसूल रखते हैं, क्योंकि हम बच्चे को ख़राब नहीं होने देंगे आपकी वजह से।
आपकी रिश्तेदारी जाए भाड़ में, क्योंकि मेरे साथ खड़े होने वाले आपसे जैसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जिसको हम पढ़ाते हैं, तो उसकी उम्मीदें खराब आपके वजह से होगी, भगा देंगे हम। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, हम तौफीक आलम नहीं है, क्योंकि बच्चा उम्मीद से आता है। बहुत बच्चा इतना गरीब होता है कि वो जोड़ तंगड़ के यहाँ आया है। कैसे आ रहा है? कुछ लोग साइकिल से आता है, कुछ लोग सनोखर से आ रहा है, तो बेकार नहीं है ना। इसलिए या तो आओ या मेरा क्लास ही अटेंड नहीं करो, ज़्यादा बुरा लगता है। आते हैं जिम्मेदारी से, पढ़ाते हैं, PDF बनाना पड़ता है। मार्केट में एक अफरा तफरी ऐसे मची हुई है, दूसरे का कोचिंग छोड़ के हम यहाँ पढ़ाने आए। मार्केट पता कर लो, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। या तो अच्छे से पढ़ो या मत आओ। ऐसा तो नहीं है घर से खींच के लाते हैं, आप कहाँ के हम कहाँ के। पढ़ने पढ़ाने का रिश्ता है हमारा। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दिल में आओ, नहीं तो बाहर जाओ। क्या होता है कि पढ़ाने से पहले मूड में होता है टीचर, आप अपने मूड के हिसाब से खुल जाते हो। कभी सोचे हो कि मास्टर यहाँ पे खड़ा है? जब आप यहाँ पे आओगे तब समझ में आएगा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप पास नहीं होगे, किसको दूसरा जाएगा? हमको। कहेगा दूर मास्टर है, टाइम पास था। आप भी बोलोगे तो और पढ़ाई ने क्या बढ़िया। आप अपना पूरा हिस्सा, पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर फेंक देते हो। कभी सोचे हो कि मास्टर पे क्या बीतती है? आप नहीं पास हुए तो किसको दोष दिए? मास्टर को। आपका दोस्त पास नहीं हुआ, किसको दोष दिए? मास्टर को। लेकिन सोचो मास्टर जिम्मेदार है। गया था मास्टर एग्जाम देने, हम जब पढ़ाते हैं, मेरे क्लास का बच्चा अगर 20 तो पास हो गया, 30 तो पास हो गया, आप पास नहीं हुए, फिर भी देते हो दोस्त मास्टर को। ये सारे का एग्जाम हम दिए, आपका नहीं दिए, क्यों फेल हो गए? इसलिए जानते हो जिंदगी बहुत इम्तिहान लेती है। अभी आप शुरुआती दौर में हो। हम खुद BEd किए हैं, CTET पास किए हुए हैं। पिछले जितना बार आप CTET नहीं दिए, उससे ज़्यादा हम CTET के मास्टर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि हम जानते हैं आप के अंदर मैं, और जो मैं की जो भावना है ना, ये धीरे धीरे खत्म होगी और तब तक एज बहुत निकल गया होगा। आप ही सोचो, आपका ये उम्र है परिवार को सपोर्ट करने का। आज बच्चे खिलाने की उम्र में बच्चे बने हुए हो। समझदारी से चलो, ताकि क्या हो, आप समाज के मुख्य धाराओं में जुड़ सको। पढ़े लिखे का मतलब यही होता है, दूसरे को तकलीफ मत दो। बहुत बच्चा आपसे डरता इसलिए है कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। या तो नहीं आओ क्लास, या तो आओ तो शांति से आओ। हम ऑन कैमरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास अगर नहीं काम करेंगे, मेरे पास और भी काम है। देखते हो, जानते हो, आप बीच में बोल देते हो, कोई भी बच्चा हो, आप A बोल देते हो, B बोल देते हो, इस पार का बच्चा देखता ही रह जाता है। क्योंकि हम क्वेश्चन इधर रखते हैं, इधर का बच्चा क्या करे बोलो? इधर रखेंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी। हम इधर रहते हैं तो स्वाभाविक इधर चला जाता है क्वेश्चन, और इधर रहते तो किधर आता? इधर आ जाता। इसलिए क्या करो कि आप दूसरे को क्या करो, थोड़ा सा सब्र रखो। बाद बाकी एग्जाम दूध का दूध, पानी का पानी कर ही देगा। यहां देखो क्वेश्चन कि यहां पर क्या बोल रहा है कि एक शिक्षिका बताई कक्षा 3 के बच्चों को कि देखो कि जो हमारा जो परिवार होता है ना, उसमें माता पिता और बाल बच्चे हैं तो ये एकल है, और दादा दादी नाना नानी आ गए तो संयुक्त परिवार है। तो यही पढ़ाने का तरीका है ना। सही बात बताई, और अगर शिक्षक अगर गलत बात बता देता तो फिर क्या हो जाता कि शिक्षक बच्चों को खुद से कुछ पढ़ा रहा है। हम आपको पढ़ाए थे, आपको हस्तक्षेप रहित शिक्षण, प्रजातांत्रिक शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण याद है आपको स्टार्टिंग के क्लास में, कि आपका यहाँ से क्या हो जाए, बेस तैयार हो जाए, समझ में आए कि प्रजातांत्रिक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक दिन क्लास में आया था कि शिक्षक यही है कि क्या करे, कि यही उसूल, यही तरीका है कि परिवार की अवधारणाएं, थ्योरी क्या है कि किस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए कि एकल परिवार में ये आया और द्वितीय परिवार में अलग चीजें आई। अब इसमें यहाँ से क्या होगा कि आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से ही छाट पाओगे। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे काम नहीं करती। जैसे वो संवेदनशील है तो ये नेगेटिव हो गया, संवेदनशील होना चाहिए तो ये काट दिए। परिभाषाएं, किसी भी चीज की, परिवार की परिभाषा, ये सारी चीजें CDP कहता है नहीं देनी चाहिए। बच्चे को ऐसी बातें सिखाओ जिससे वो किताबी ज्ञान से अलग हो, बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़नी चाहिए, परिभाषा नहीं देना चाहिए, नहीं तो बच्चा रट्टू मल हो जाएगा। अगर किसी को पढ़ाओगे कि अनुवांशिकता का मतलब है कि माता पिता के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण अनुवांशिकता है, बच्चा को समझ नहीं आएगा। ये हो गई परिभाषाएं। तो बच्चों को क्या करो, किसी भी परिभाषाओं को मानक रूप मत दो। मानक रूप का मतलब है एक ही तरीका और कोई तरीका ना हो। गणित में मानक रूप काम करते हैं क्योंकि गणित में एक ही तरीका होता है, या तो जोड़ो घटाओ गुना करो, मानक हो गया। लेकिन इस सारे एरिया में मानक रूप काम नहीं करते। बच्चे को मानक से अलग पढ़ा सकते हो। बच्चे को बोलो देखो जैसा तुम वैसा तुम्हारा बेटा होगा, तो तुम्हारे जैसा तुम्हारा बेटा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे गुण तुम्हारे बेटे में गए। यही क्या हो गया? अनुवांशिकी। तो परिभाषाएं नहीं हुई ना, ये तो सामाजिक तरीके से सिखा दिए।
तो ये हुआ परिभाषा रॉन्ग हो जाती है। परिभाषा रॉन्ग, संवेदनशील रॉन्ग, तो बच्चा क्या करता है, की पॉइंट के आधार पे भी क्वेश्चन को सही करता है, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पे सही किए गए सवाल ज्यादा मार्क्स दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखो, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले घर, अभी दो ही पढ़ाए हैं। बांस के खंभों पर बने हुए घर कहां चला जाएगा, असम। दूसरा, पत्थर या लकड़ी छोड़ो, अभी मिट्टी के घर कटीले कहां चला जाएगा, राजस्थान। दो सिखाएं, जब पूरा सिखाएंगे आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां देखो एक क्वेश्चन, परिवार एक इकाई होता है जिसमें मां, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका विभाजन केवल एक ही प्रकार में विभाजित नहीं किया जा सकता। सी, सत्य है, क्योंकि ये एक आदर्श परिवार का उदाहरण है। डी, सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के हैं। सी नंबर जाएगा, 4 नंबर जाएगा। ए के साथ कौन है, ए के साथ कोई है, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, एकल में माता पिता दो बच्चे आते हो, संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी, यही है, इतने सी मेरा है वहां पे थ्योरी। बाद बाकी सिखाएंगे कहां से आपको, यहां से, जो दिमाग में आपको अस्थिर हो जाएगा, क्वेश्चन से चीजें ज्यादा याद होती है। ए के साथ कोई है, बी के साथ, चलो सी के साथ, डी के साथ, और बाद बाकी सब टुकुर टुकुर देखो। अजीब हो, न ए उठाए, न बी उठाए, न सी उठाए, कहां परेशानी है, कुछ तो बोलो। परिवार एक इकाई है जिसमें मां पिता दो बच्चे होते हैं। ये कौन से परिवार के बारे में बोल रहा है, आदर्श परिवार। माता पिता दो बच्चे किस परिवार के उदाहरण है, आदर्श परिवार, अच्छे परिवार, हम दो हमारे दो, नरेंद्र मोदी। तो यहां पे क्या हो गया, आदर्श परिवार हुआ ना। तो ए कह रहा है सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, गलत है क्या, एक माँ बाप दो बच्चे गलत है, कोई मतलब है कि खत्म। बी, सही नहीं है, क्या सही नहीं है, सही नहीं है क्योंकि, सही नहीं है क्योंकि, क्या गड़बड़ी हो गया, माता पिता दो बच्चे क्या सही नहीं है, ये भी तो एक परिवार है ना। अब देखो सी, सत्य है क्योंकि एक आदर्श परिवार के उदाहरण है, सही दिख रहा है। डी, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार ऐसे हैं क्या, हम दो हमारे 200 भी है, ऐसे भी लोग हैं कि हम दो हमारे 20, हम दो हमारे 10, ऐसे परिवार भी तो हैं, क्योंकि सभी परिवार ऐसे ही है क्या, नहीं। आंसर क्या हो गया, सी। कंफ्यूजन था ही नहीं। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा नहीं है, चलो एक क्लास और लगेगा हमारे चैप्टर 4 में। यहाँ से क्वेश्चन, ईबीएस के जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं ना, बहुत इजी होते हैं। कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनाए गए घर कैसे होते हैं, कांटे के 4 पॉइंट दे दिया, कांटे के छत बनाए जाते हैं, दीवारें मोटी है, उसमें क्या होते हैं, कीकर और नीम के उसका लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, गोबर से नीपा जाता है, ये सारी पॉइंटें होती हैं। इस सारे एरिया से क्वेश्चन आता है ना, सब बना लेते हैं। संयुक्त परिवार एक, क्या कूड वाला कहाँ है, अच्छा घर वाला, घर वाला ब्रेक कर दिए तो, क्योंकि अभी घर वाला हम पढ़ाए नहीं थे, बता ही देते हैं। यहाँ देखो, बांस के खंभों पर बने हुए घर कहां चला गया, असम। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक हो गया, एक का हो गया सी। अब यहां पे देख लो, एक का हो गया 3, तो एक का हो गया 3। बी का हो गया क्या, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू वाले छत, हाउस बोट। तो जैसे हाउस बोट आया, ये आंसर कहां चला गया, कहां चला गया, मनाली, लद्दाख कि हाउस वाले बोट वाले घर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इसमें बोट में नक्काशी करके घर बनाई जाती है। वहां डल झील और बूलर झील भी है। तो यहां पे क्या हो गया, बी का 4, अभी रोक देते हैं, बी का क्या हो गया 4।
अब सी का देख लेते हैं, मिट्टी के घर जिनके छतें काठियों से ढके हुए होते हैं, सी का क्या हो गया 3। इसके हिसाब से तो एक को ऑप्शन ही सही नहीं है। अब देखो इसको यहां से ऐसे किया गया है, ये ऐसे लिया है ना, तो ए बी सी शायद क्या किया गया, ऊपर से अरेंजमेंट है, ऊपर से भी देख लेते। तो ए का क्या हो गया, ए का खंभों पर बनाए जाते हैं, ए का सी। अब देख लेते हैं ए का सी, यानी डी नंबर हो जाएगा। ऐसे देख लिए अरेंजमेंट, या तो ऊपर से देखते हैं या तो नीचे से। देखो ए बी सी डी ऊपर दिया गया है ना, तो अरेंजमेंट ऊपर से लिया गया है, तो ए का क्या हो गया सी। अब बी का देख लेते हैं, पत्थर या लकड़ी, तो बी का क्या हो गया 4। सी का क्या हो गया, सी का है जिनके छतों पर, सी का हो गया 3। इस ऐसे भी ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन ही गलत है। तो इनमें से ये देखो सी टेट का क्वेश्चन है, या तो हम अरेंजमेंट ऊपर से ही लेंगे ना, कहीं से अरेंजमेंट पूरा ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन ही गलत है। और ये क्वेश्चन सी टेट का ही उठाएगा। आपको ये समझ में आया ना, ये हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बांस के खंभों पर बने घर असम, पत्थर या लकड़ी से बने हाउस बोट जैसे आया लद्दाख, मिट्टी के घर जिन पर छत होते हैं कहाँ राजस्थान, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और लकड़ी ये दोनों बने हुए होते हैं इस क्षेत्र में, हाउस बोट के कारण ये क्या हो गया चेंज हो गया। हम देखेंगे कि नक्काशी की हुई जो हाउस बोट होती है वो